मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? वंडरफुल ना? यस, हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। टेस्ट भी आपने बहुत अच्छा दिया। कंग्रेचुलेशंस। जो जीते हैं विनर्स ध्रुव एंड सुमित। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर हमारा है पूरा यूरोप। आप घूम के आ चुके हो ना? तो यूरोप से घूमते घूमते चलिए अब अपने देश में आ जाइए। तो सेकंड चैप्टर है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया। ये इंडिया का मैप, इट रिप्रेजेंट्स आवर पेट्रियाटिज्म। नेशनल फ्लैग मीन्स वी लव आवर कंट्री। तो नेशनलिज्म इन इंडिया जो यूरोप में हमने पढ़ा वैसा ही अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इंडिया में नेशनलिज्म कैसे आया। तो मुझे अच्छे से याद है 8th क्लास में जब आप लोग पढ़ते थे तो आप 1857 रेवोल्यूशन वहां तक तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो अब हम क्या करेंगे, पिछला चैप्टर जो पढ़ा लास्ट में कहाँ छोड़ा हमने? लास्ट में हमने छोड़ा था बाल्कन एरियाज, और फिर वो कहाँ लेके गए? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और इंपीरियलिज्म की तरफ। तो इंपीरियलिज्म यानी कि जो बड़े बड़े देश थे उन्होंने एशिया और अफ्रीकन जो कंट्रीज थी उन कंट्रीज में क्या किया, वहां पर अपनी कॉलोनीज बना ली। तो इंडिया भी इसी तरह से किसकी कॉलोनी था? ब्रिटेन की कॉलोनी था। तो ब्रिटेन एक इम्पोर्टेंट कंट्री एंड इन्वॉल्व इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक विद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जहां हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था, खत्म किया था, वहां से हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। तो चैप्टर को समझने का सबसे अच्छा तरीका एक टाइम लाइन होता है जो कि हम असेंडिंग आर्डर में दिखाते हैं। 1914, 1915 ये तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है पूरा बिना किसी ब्रेक के आ रहा है। 1914, 1915, 16, 17, 18, 19। तो हम 19 तक आज कवर करेंगे। तो बात करते हैं वही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो जो ब्रिटेन था उस समय में इंडिया उसकी एक कॉलोनी थी। तो उसका नेचुरली कुछ ना कुछ इफेक्ट इंडिया पे पड़ना था। इम्पैक्ट तो होना ही था, क्योंकि जब बहुत सारे वॉर में कंट्री इन्वॉल्व होती है तो बहुत पैसा उसमें खर्च होता है। तो उसकी वजह से वो जो इम्पैक्ट था ब्रिटेन इंडिया के साथ रिलेटेड था, तो इंडियन इकोनॉमी पर असर पड़ा। वो इम्पैक्ट क्या था, इस पे आपको आगे जाके क्वेश्चन भी करना पड़ेगा। तो वो पॉइंट्स आप जरा समझ लीजिए। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914, इम्पैक्ट ऑफ दैट वॉर ऑन इंडियन इकोनॉमी। पहली बात ये हुई कि ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। हुआ ये कि डिफेंस पे, क्योंकि हम किसी दूसरे देश के खिलाफ लड़ रहे हैं तो हमें अपना डिफेंस स्ट्रांग करना होता है। तो ब्रिटेन ने अपना डिफेंस स्ट्रांग करने के लिए उस पर बहुत सारा खर्चा कर दिया। जब खर्चा किया तो वो खर्चा अब उन्होंने निकालना था, तो अपनी कॉलोनी से निकालना था। तो उन्होंने क्या किया, दूसरे नंबर पर इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड। पहले इनकम, तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिया पर भी इनकम टैक्स लगा दिया। इंडियन पॉपुलेशन पर इनकम टैक्स लगा दिया जो कि वर्किंग लोग थे। तीसरे नंबर पर उन्होंने क्या किया, कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज्ड। कस्टम जो ड्यूटी लगती है, जो जितनी भी चीजें होती हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, उन पर जो टैक्स लगाया जाता है वो कस्टम ड्यूटी होती है। तो वो कस्टम ड्यूटी भी उन्होंने बढ़ा दी पैसा कमाने के लिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने क्या की, कस्टम ड्यूटी आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जीएसटी आपने बहुत सुना है ना वर्ड जीएसटी, तो कस्टम ड्यूटी वही है। तो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन आर्मी, ये क्या किया उन्होंने, जैसे नेपोलियन ने एक समय पहले किया था। तो इंडिया में जो जवान लोग थे उनको अपनी आर्मी बढ़ानी थी, तो उन्होंने इंडिया के जवानों को जबरदस्ती गांव से उठाकर आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया। उसी समय में वो जो वार वाला समय था, उसी समय में क्रॉप फेलियर हो गया। क्रॉप अच्छे से नहीं उगी। क्रॉप कुछ ऐसी स्थिति बनी कि क्रॉप फेलियर हुआ, जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया। तो शॉर्टेज ऑफ फूड होने से क्या होता है, जब चीज कम होती है, जब फूड कम होता है, लोगों की डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइजेस बढ़ते हैं। तो एकदम से बहुत ज्यादा प्राइजेस फूड आइटम्स के भी बढ़ गए। तो इस सारे समय में एक और चीज हो गई कि 1921 में एपिडेमिक, आजकल क्या चल रहा है, एक पैंडेमिक चल रहा है जो पूरे वर्ल्ड में वायरस चल रहा है। उस समय में भी 2021 में क्या हुआ था, एक एपिडेमिक आया था कॉलरा, और जिससे बहुत लोग दुनिया के
एक कुछ वर्ल्ड वार की वजह से मारे गए, तो कुछ उस एपिडेमिक की वजह से, जो उसके बाद जो स्टारवेशन, जो भूखमरी आई, फैमिन आए, उनकी वजह से मारे गए। अराउंड अबाउट 12 to 13 मिलियन पीपल डाइड ड्यू टू एपिडेमिक। अब आप कहोगे 12 to 13 मिलियन क्या होता है? यानी कि 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन 10 lakhs। तो 12 to 13 मिलियन मीन्स अराउंड अबाउट 1.2 और 1.3 करोड़ लोग जो है इस एपिडेमिक में मारे गए थे। ये वो साल है जिस साल को पॉपुलेशन डिवाइड कहा जाता है। जब उसके बाद पॉपुलेशन गिनी गई थी तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन कम हो गई थी इस एपिडेमिक की वजह से। तो वो जो इम्पैक्ट था वार का वो इंडियन इकोनॉमी पे इस तरह पड़ा। तो उसका असर क्या होता है? देखो, जब हम पर सारे लोगों पर एक जैसी मुसीबत आती है, एक हमारे पास पैसे की कमी है, खाने पीने से हम बेहाल हैं, ऊपर से हम पे बहुत सारे टैक्स लग जाते हैं, उसके ऊपर से क्या होता है, लोग मारे जा रहे हैं बीमारियों की वजह से। तो इन सब के साथ जो हम पर ये दबाव बना रहा है, जो हमारे साथ ये एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो जो हमारा एम्परर होगा या जो हमारा हेड होगा, हमें उसके साथ दुश्मनी हो जाएगी, हम सब यूनाइट हो जाएंगे। तो ये एक वजह बनी थी इंडियन लोगों में एक नेशनलिज्म की भावना जागृत होने में, लोग यूनाइट होने लगे इसकी वजह से। देखो, जब क्लास में हम लोग 3, 4, 5 लोगों को टीचर पनिशमेंट करता है तो वो 4-5 लोग यूनाइट हो जाते हैं। किसके खिलाफ? उस टीचर के खिलाफ कि इन्होंने हमें पनिशमेंट दी है। तो इसी तरह से जब एक ही बात सबके साथ हुई उस किसी भी देश में, तो लोग ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ यूनाइट हुए। तो ये 1940 की वार का जो है इम्पैक्ट था। उसके बाद बहुत मजेदार बात हुई, इंडिया में अराइवल ऑफ गांधी जी। बिल्कुल एक ऐसा इंसान, मोहनदास करमचंद गांधी, एक ग्रेट लीडर जिनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द नेशन भी बोलते हैं, ये आ गए। ये कहाँ पर थे? साउथ अफ्रीका में थे। वहां पर ये अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। वहां पर उन्होंने सत्याग्रह चलाया था। कब? 1915 में ये इंडिया वापस आ गए। कौन? गांधी जी। और गांधी जी के इंडिया वापस आने से इंडियन हिस्ट्री ने एक बहुत बड़ा टर्न लिया। वो एक बहुत ग्रेट लीडर बनकर इंडियन गवर्नमेंट के सामने आए। तो गांधी जी के आते ही क्या स्टार्ट हुआ? उन्होंने इंट्रोड्यूस किया आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब आप सोचो, सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह मीन्स लड़ना, प्रोटेस्ट तो करना है, बट विद नॉन वायलेंस, विदाउट वायलेंस। वायलेंस नहीं, बट विद ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। दूसरी तरह से अगर हिंदी में इसको समझो तो सत्य का आग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, सच्चाई के लिए लड़ना, तो सत्याग्रह। गांधी जी ने ये सत्याग्रह ऑलरेडी ही प्रैक्टिस्ड इन साउथ अफ्रीका एंड ही अडॉप्टेड द सेम पॉलिसी इन इंडिया टू मेक पीपल कोऑपरेट विद ईच अदर। तो उसके लिए पहला सत्याग्रह गांधी जी ने 3 कंटिन्यू सत्याग्रह किए, जो आपने बहुत अच्छे से ऐसे सीधे सीधे याद रखने हैं। आते ही 15 में वो आए, 16 में वो चले गए कहाँ? चंपारण सत्याग्रह करने। ये देखिए इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये जो डॉट है ब्लू वाला, ऊपर मैंने ये लिखा है चंपारण, बिहार में। तो ये सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ किया? चंपारण में, बिहार में। ये सत्याग्रह उन्होंने क्यों किया? टू हेल्प द पीजेंट्स अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम इन चंपारण, बिहार। वहां पर क्या हो रहा था? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो वो कंपनी जो थी, वो इन जो पीजेंट्स थे इनको जबरदस्ती इंडिगो उगाने के लिए कहते थे, एक ही प्लांट, क्योंकि इंडिगो वो बेचकर बहुत पैसा कमाते थे ब्रिटिशर्स। इंडिगो मीन्स नील, जो आप अपने व्हाइट यूनिफॉर्म पे भी लगाते हो ना, इंडिगो, वो वाला इंडिगो। वो उसको नील को अंग्रेजी में इंडिगो कहते हैं, इसका प्लांट होता है। तो वो जबरदस्ती इंडिगो की प्लांटेशन करवाना चाहते थे। लेकिन जो इंडियन पीजेंट्स थे वो फूड क्रॉप्स उगाना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स नहीं उगाने दे रहे थे। तो उनके हक की लड़ाई के लिए गांधी जी ने उनके साथ मिलकर फर्स्ट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया चंपारण, बिहार में। याद रखिएगा, चंपारण, बिहार। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी काम आएंगे। सेकेंड सत्याग्रह गांधी जी ने किया उसी के अगले साल 1917। बिल्कुल उसके अपोजिट आ जाइए, बिहार के इधर नीचे गुजरात में, अपने नरेंद्र भाई मोदी जी का गुजरात, वहां खेड़ा में उन्होंने 1917 में, डिस्ट्रिक्ट का नाम था खेड़ा,
खेड़ा सत्याग्रह किया, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात इन 1917। सेकेंड सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स फॉर एग्जम्पशन ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू क्रॉप फेलियर। मैंने आपको अभी बात सुनाई कि इम्पैक्ट पड़ा कैसे ब्रिटिशर्स का इंडिया पर। उसमें मैंने आपको एक बात सुनाई थी कि क्रॉप फेलियर हुआ था, जिसकी वजह से स्टारवेशन आ गई थी, फूड प्राइसेस बढ़ गए थे। वही क्रॉप फेलियर की यहाँ बात हो रही है। खेड़ा में 1917 में जो सत्याग्रह हुआ, उस सत्याग्रह में लोग ये चाहते थे कि हमारी क्रॉप फेल हो चुकी है, तो जो हम गवर्नमेंट को रेवेन्यू भरते हैं वो हम नहीं भर सकते, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था, क्योंकि उनकी क्रॉप फेल हो चुकी थी। तो गांधी जी सपोर्टेड दोज पीजेंट्स टू ही आस्क्ड गवर्नमेंट टू exempt the revenue which is due to the peasants. Okay, then तीसरा सत्याग्रह गांधी जी ने अगले ही साल कर दिया 1918 में, अहमदाबाद सत्याग्रह। तीसरा सत्याग्रह था अहमदाबाद, ये खेड़ा से थोड़ा ऊपर, ये भी गुजरात में ही अहमदाबाद, ये मिल वर्कर्स को सपोर्ट करते हुए किया। अहमदाबाद इन गुजरात इन 1918। थर्ड सत्याग्रह टू हेल्प कॉटन मिल वर्कर्स who were demanding increase in wages। जो मिल्स में वर्कर्स काम करते थे उनको बहुत कम वेजेस दिए जाते थे, तो वो अपनी वेजेस को इंक्रीज, वेजेस मीन्स तनख्वाह, पेमेंट, सैलरी, तो वो उसको बढ़ाना चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतने घंटे काम करते हैं, तो हमारे वेजेस जो है बढ़ाए जाएं। तो गांधी जी ने उनकी उस जो राइट, जो ट्रुथ की लड़ाई थी, उसके लिए उनके साथ सपोर्ट किया। ये उनका तीसरा सत्याग्रह था। और फिर ये तीन सत्याग्रह उनके सक्सेसफुल हुए। तो गांधी जी के दिमाग में एक बात आई कि जो इंडिविजुअल मैं एक एक जगह जाके सत्याग्रह कर रहा हूँ, तो क्यों ना पूरे इंडिया को ही यूनाइट किया जाए और एक पूरे ऑल ओवर इंडिया सत्याग्रह चलाया जाए। और उसकी एक वजह थी, उसकी वजह एक इम्पॉर्टेंट एक्ट था जो कि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस पर लगाया था। वो एक्ट था रॉलेट एक्ट। कौन सा एक्ट था? रॉलेट एक्ट। ये 1919। और ये रॉलेट एक्ट था क्या? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अगेन आपके लिए एक क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट भी है। रॉलेट एक्ट क्या था? 1919 में अंग्रेजों ने क्या किया, एक इतनी ज्यादा इनॉर्मस पावर्स मिल गई उनको कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को सुप्रेस कर सकते थे। गेव इनॉर्मस पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इसके अंतर्गत क्या हो सकता था? किसी भी पॉलिटिकल लीडर को मर्जी से पुलिस उठा के ले जाती थी, जाके जेल में बंद कर देती थी, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलता था और 2 साल के लिए तो उनको जेल में रहना ही पड़ता था। ये था डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स विदाउट ट्रायल। कोई ट्रायल नहीं चलता था, ना तो पुलिस स्टेशन में, ना ही कहीं किसी कोर्ट में। तो बिना किसी को मतलब घर वालों को या लोगों को पता ही नहीं होता था कि वो कौन सी जेल में बंद है। तो बड़ा ये एक सुप्रेसिव, ये बहुत एक जबरदस्त इंडियंस के खिलाफ एक एक्ट था रॉलेट। तो ये अंग्रेजों का एक बहुत खतरनाक वाला डोमिनेंस था। लोग इससे बहुत भड़के हुए थे। तो इस भड़काव में गांधी जी ने सोचा कि उसके अपोजिशन में, रॉलेट एक्ट के अपोजिशन में उन्होंने क्या किया, 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह चला दिया। इसमें पूरे इंडिया को, सिटीज स्पेशली को इन्वॉल्व कर दिया रॉलेट एक्ट में, रॉलेट सत्याग्रह में। तो क्या कहा गांधी जी ने, क्या करो कि आप लोग बिल्कुल शॉप्स वगैरह बंद कर दो। तो गांधी जी की कॉल पे या आम लोग सब यूनाइट हो गए। तो उन्होंने शॉप्स बंद कर दी, बड़ी बड़ी रैलीज ऑर्गेनाइज की, फिर स्ट्राइक्स कर दी पूरे इंडिया में, बैंकों में, हर जगह पे उन्होंने क्या किया, हमला कर दिया इंडियन लोगों ने। तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट जो है वो एकदम से बौखला गई, एकदम से वो परेशान हो गई, जैसे दुखी हो जाता है ना कोई, ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट दुखी हो गई। तो उन्होंने इमीडिएटली एक स्टेप उठा लिया, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। क्या लगा दिया? मार्शल लॉ। और मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ मीन्स जैसे इमरजेंसी लगना। पुलिस के हाथ से पावर ले ली गई और उसकी जगह पावर किसके पास चली गई? आर्मी के पास, मिलिट्री के पास। और वहां जब आर्मी को ये पावर मिल गई तो उसमें हेड कौन था आर्मी का? उसमें जनरल डायर। जनरल डायर को मेन पावर्स दे दी गई मार्शल लॉ लगाकर। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ।
ये हुआ जब जनरल डायर बन गया। इससे पहले 10 तारीख को एक स्ट्राइक हो रही थी, वहां पर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। तो लोग जो हैं, उस दिन बैसाखी थी 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन इन्होंने डिसाइड किया कि जलियांवाला बाग में, वहां मेला लगता था, हर साल लगता था। तो ज्यादातर वहां कौन लोग आते थे, गांव गांव से लोग मेला देखने आते थे। तो अब सिटी में मार्शल लॉ लगा है, तो गांव वालों को तो पता नहीं है कि मार्शल लॉ क्या होता है। तो गांव वाले तो आ गए इकट्ठे होके। तो वहां पर ये लोग भी मीटिंग कर रहे थे, इंडियन जो फ्रीडम फाइटर्स थे, तो ये मीटिंग कर रहे थे। तो जनरल डायर को पता चला, तो उसने क्या किया, अपनी फौज लेके आया इमीडिएटली। जो एक एग्जिट पॉइंट था जलियांवाला बाग का, तो वो में जो मेन गेट था, वहीं पर उसने अपनी पूरी आर्मी लगा दी, गेट बंद कर दिया। और फिर वहां पर बहुत दुनिया थी। जो फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो तो थोड़े से लोग थे, लेकिन और जनता जो थी गांव गांव से, जो दूर दूर से अमृतसर के गांव से आई थी, वो बहुत सारे बच्चे भी थे उसमें, औरतें मर्द सब थे। तो वो उन सब पे निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी। तो वो वहां पर बहुत सारे लोग मारे गए। कहते हैं हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर डाइड इन दिस। इसको जिनोसाइड कहा जाता है। जिनोसाइड होता है जिसमें बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया, निहत्थे लोगों को मार दिया जाता है। तो जलियांवाला बाग मैसेकर जो है, इट बिकेम ए ग्रेट हिस्टोरिकल पॉइंट। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का लेसन हम यहीं तक खत्म करते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। वंस अगेन हम एक बार डेट्स चेक कर लेते हैं, जैसे हम हर बार करते हैं, टाइमलाइन। तो 1914 को क्या हुआ, वर्ल्ड वार फर्स्ट। 1915 को क्या हुआ, अराइवल ऑफ गांधी जी। 1916 को क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह, फर्स्ट सत्याग्रह। 1917 खेड़ा सत्याग्रह, सेकंड सत्याग्रह। 1918 अहमदाबाद सत्याग्रह। 1919 में रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, और 1919 में ही जलियांवाला बाग मैसेकर। तो आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स, एंड हैव अ नाइस डे बच्चों।